हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम रीतिकाल के प्रकरण 2 के अंतर्गत रीति ग्रंथकार जो कवि हैं उनको पढ़ने वाले हैं। इससे पहले प्रकरण 1 में हमने सामान्य परिचय रीतिकाल का पढ़ लिया है और इसके पहले हम आदिकाल और भक्तिकाल को भी पूरा पढ़ चुके हैं। अगर आप चाहें तो चैनल पर जाकर वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रकरण 2 के अंतर्गत रीति ग्रंथकार कवि। हिंदी साहित्य की गति का ऊपर जो संक्षिप्त उल्लेख हुआ उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति का पता चल सकता है। हिंदी साहित्य की गति का जो उल्लेख पहले संक्षिप्त हो चुका है, सामान्य परिचय जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति क्या थी उसका पता चल सकता है। अब इस काल के मुख्य मुख्य कवियों का विवरण दिया जाता है। अब इस काल के जो मुख्य कवि हुए हैं उनके विषय में बताया जाता है। एक, चिंतामणि त्रिपाठी। पहले नंबर पर आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रखा है क्योंकि इनसे ही इन्होंने रीतिकालीन प्रवृत्ति का प्रारंभ माना है। ये तिकवापुर जिला कानपुर के रहने वाले और 4 भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतीराम और जटाशंकर। चिंतामणि 4 भाई थे, एक चिंतामणि, एक भूषण, एक मतीराम और एक जटाशंकर। तो इन तीनों से आप भली भांति परिचित होंगे, चिंतामणि, भूषण और मतीराम। इन तीनों से आप भली भांति परिचित होंगे। और चौथे हैं जटाशंकर। चारों कवि थे, जिनमें प्रथम 3 तो हिंदी साहित्य में बहुत यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कवि तो चारों थे परंतु ये अधिक यशस्वी हुए। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। कुछ दिन से ये विवाद उठाया गया कि भूषण न तो चिंतामणि और मतीराम के भाई थे, न शिवाजी के दरबार में थे। कुछ दिन से तब उस समय क्या विवाद उठ रहा था कि भूषण न तो चिंतामणि के भाई थे, चिंतामणि और मतीराम के, और न शिवाजी के दरबार में रहते थे। पर इतनी प्रसिद्ध बात का जब तक पर्याप्त विरुद्ध प्रमाण न मिले तब तक वह अस्वीकार नहीं की जा सकती। चिंतामणि का जन्म काल संवत 1666 के लगभग और कविता काल संवत 1700 के आसपास ठहरता है। इनका कविकुल कल्पतरु नामक ग्रंथ संवत 1707 का लिखा है। इनका जन्म काल 1666 ठहरता है। 1666 संवत में इनका जन्म हुआ और इनका कविता काल जब कविता ये कर रहे थे तो संवत 1700 के आसपास इनकी कविता काल रहा होगा जब ये अपनी रचनाएं कर रहे थे। और इनका जो कविकुल कल्पतरु है उसकी रचना संवत 1707 में हुई थी। इनके संबंध में शिव सिंह सरोज में लिखा है कि ये बहुत दिन तक नागपुर में सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर छंद विचार नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। ये मकरंद शाह के यहाँ रहे और उन्हीं के नाम पर इन्होंने छंद विचार नामक ग्रंथ है नामक पिंगल का बहुत भारी ग्रंथ बनाया। काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, रामायण, ये 5 ग्रंथ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकालय में मौजूद हैं। तो ये छंद विचार और काव्य विवेक, कविकुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश और काव्य रामायण, ये 5 ग्रंथ इन्होंने बनाए। इनके बनाए हुए ग्रंथ पुस्तकालय में मौजूद हैं। इनकी बनाई रामायण कवित्त और नाना अन्य छंदों में बहुत अपूर्व है। इनकी जो रामायण है ये कवित्त और अन्य कई छंदों में बनाई गई है जो कि बहुत अपूर्व है। बाबू रुद्र शाही सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए। किसने? बाबू रुद्र शाह सोलंकी, शाहजहां बादशाह और जैनदी अहमद ने इनको बहुत दान दिए। इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। इसने चिंतामणि ने इन्होंने अपने ग्रंथ में कहीं कहीं अपना नाम मणिमाल भी कहा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि किस रीतिकालीन कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम मणिमाल कहा है? तो वो थे चिंतामणि त्रिपाठी। इससे मणि और ये मणि से आप रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। ऊपर के विवरण से स्पष्ट है कि चिंतामणि ने काव्य के सब अंगों पर ग्रंथ लिखे। इनकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी। इनकी भाषा सुंदर थी और उसमें अनुप्रास भी होते थे। अवध के पिछले कवियों की भाषा देखते हुए इनकी ब्रज भाषा विशुद्ध दिखाई पड़ती है। अवध के जो और कवि हैं उनकी भाषा को देखते हुए इन्होंने शुद्ध ब्रजभाषा लिखी है। विषय वर्णन की प्रणाली भी मनोहर है।
ये वास्तव में एक उत्कृष्ट कवि थे। रचना के कुछ नमूने देखिए। येई उदारत है तिन्हें जे परे मोह महोदित के जल फेरे, जे इनको पल ध्यान धरै मन ते न परह कबहू जमघेरे। राजय रमा रमनी उपधान अभय बरदान रहे जन नेरे, है बलभार उदंड भरे हरि के भुजदंड सहायक मेरे। ये इनकी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। एक आज मैं कुंदन बेली लखी मन मंदिर की रुचि वृंद भरे, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरे। ये भी इनकी इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसी के आगे, उत बुंदन के मुक्तागन है फल सुंदर भय पर आनि परे, लखियों तुति कंद आनंद कला नंद नंद सिला द्रव रूप धरे। और ये आखिन मुदिबे के मिस आनि अचानक पीठ उरोज लगा। भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी पंक्ति है और कई बार पूछी भी जा चुकी है परीक्षाओं में। कैसु कहूँ मुस्काए चितय अगराय अनुपम अंग दिखावे, ना छुई छलसो छतियाँ हंसी भौं चढ़ाए आनंद बढ़ावे, जोवन के मदमत तियाहित सो पति को नित चित्त चुरावे। तो इनकी जितनी भी यहाँ पर पंक्तियाँ दी हैं इनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा, ये सब पंक्तियाँ इनकी इम्पोर्टेंट हैं। अब आइए पढ़ते हैं बेनी। बेनी कवि को, ये 80 के बंदीजन थे। बेनी बंदीजन, ये 80 के बंदीजन थे और संवत 1700 के आसपास विद्यमान थे। ये संवत 1700 में विद्यमान थे अर्थात मौजूद थे। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता, पर फुटकल कवित्त बहुत से सुने जाते हैं, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्श और षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। इनके जो फुटकल कवित्त मिलते हैं उनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्षिक और षट ऋतु पर भी पुस्तकें लिखी होंगी। कविता इनकी साधारणता अच्छी होती थी, भाषा चलती होने पर भी अनुप्रास युक्त होती थी। 2 उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। अब इनकी बेनी कवि के 2 उदाहरण यहाँ पर इनकी भाषा के दिए हुए हैं। छहरें सिर पे छबिमोर पखा उनकी नथ के मुक्ता थहरें, फहरे पियरो पटबेनी इतय उनकी चुनरी के झबा झहरें, रसरंग भिरे अभिरे हैं तमाल दोऊ रस ख्याल चहें लहरें, नित ऐसे स्नेह सुराधिका श्याम हमारे हिये में सदा बिहरे। कवि बेनी नई उनई है घटा मुरबा बन बोलत कूकन री, छहरे बिजुरी छिति मंडल छ्वय लहरे मनैन भभूकन री, पहिरो चुनरी चुनिकै दुलही संग लाल के झूला झूकन री, ऋतु पावस यूं ही बितावत हो मरिहो फिर बावर हूकन री। तो ये इनकी बेनी कवि की पंक्तियां हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिएगा। बेनी कवि के विषय में आचार्य शुक्ल ने यहाँ पर इतना ही दिया है। अब आइए महाराजा जसवंत सिंह को देखते हैं। ये मारवाड़ के प्रसिद्ध महाराज थे जो अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे। ये मारवाड़ के महाराज थे और अपने समय के सबसे प्रतापी हिंदू नरेश थे और जिनका भय औरंगजेब को बराबर बना रहता था। इनका जन्म संवत 1683 में हुआ। वे शाहजहां के समय में ही कई लड़ाइयों पर जा चुके थे। महाराज गज सिंह के ये दूसरे पुत्र थे। इनके पिता का नाम क्या था? महाराज गज सिंह, उनके ये दूसरे पुत्र थे। इनके बड़े भाई अमर सिंह अपने उद्धत स्वभाव के कारण पिता द्वारा अधिकारच्युत कर दिए गए थे। उनको उनके अधिकार से हटा दिया था उनका उद्धत उग्र स्वभाव के कारण। महाराज जसवंत सिंह बड़े अच्छे साहित्य मर्मज्ञ और तत्वज्ञान संपन्न पुरुष थे। उनके समय में राज्य भर में विद्या की बड़ी चर्चा रही और अच्छे अच्छे कवियों और विद्वानों का बराबर समागम होता रहा। महाराज ने स्वयं तो अनेक ग्रंथ लिखे ही, अनेक विद्वानों और कवियों से न जाने कितने ग्रंथ लिखवाए। इनको साहित्य में रुचि थी, साहित्य मर्मज्ञ भी थे और इनको ज्ञान भी था, तो इन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना स्वयं भी की और विद्वानों और कवियों से भी कई ग्रंथ लिखवाए। औरंगजेब ने इन्हें कुछ दिनों के लिए गुजरात का सूबेदार बनाया था। वहाँ से शाइस्ता खां के साथ ये छत्रपति शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजे गए थे। कहते हैं कि चढ़ाई में शाइस्ता खां की जो दुर्गति हुई वह बहुत कुछ इन्हीं के इशारे से। अंत में ये अफगानों को सर करने के लिए काबुल भेजे गए, जहां संवत 1745 में इनका परलोकवास हो गया। अंत में अफगानों को जीतने के लिए काबुल भेजे गए, जहां इनकी 1745 संवत में मृत्यु हुई। अब आइए देखते हैं थोड़ा इनके काव्य के विषय में। ये हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण ग्रंथ अलंकारों पर एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा। इनका भाषा भूषण एक अलंकार ग्रंथ है और बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ ये रहा है और बहुत ही प्रसिद्ध था और इसका साहित्यिक महत्व भी अधिक था।
इस ग्रंथ को इन्होंने वास्तव में आचार्य के रूप में लिखा है, कवि के रूप में नहीं। प्राकथन में इस बात का उल्लेख हो चुका है कि रीतकाल के भीतर जितने लक्षण ग्रंथ लिखने वाले हुए वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से ही वे ग्रंथ लिखे थे, न कि विषय प्रतिपादन की दृष्टि से। रीतिकाल में आचार्य शुक्ल पहले ही बता चुके हैं। सामान्य परिचय में हमने देखा कि जितने लक्षण ग्रंथ जिन कवियों ने लिखे हैं वे वास्तव में कवि थे और उन्होंने कविता करने के उद्देश्य से वो ग्रंथ लिखे थे, न कि उस विषय का प्रतिपादन करने की दृष्टि से। पर महाराज जसवंत सिंह जी इस नियम के अपवाद थे। जिनको हम पढ़ रहे हैं महाराज जसवंत सिंह, वे इस नियम के अपवाद थे। वे आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए, कवि की हैसियत से नहीं। वो एक आचार्य की हैसियत से हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए थे, ना कि कवि की हैसियत से। उन्होंने अपना भाषा भूषण बिल्कुल चंद्रालोक की छाया पर बनाया और उसी की संक्षिप्त प्रणाली का अनुसरण किया। उन्होंने भाषा भूषण चंद्रालोक की छाया पर बनाया, चंद्रालोक के बिल्कुल आधार पर बनाया और उसी की प्रणाली का उन्होंने अनुसरण भी किया। जिस प्रकार चंद्रालोक में प्रायः एक ही श्लोक के भीतर लक्षण और उदाहरण दोनों का सन्निवेश है, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी प्रायः एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे गए हैं। तो जसवंत सिंह का भाषा भूषण किसके आधार पर बना हुआ है, किसकी छाया पर बनाया गया है? तो चंद्रालोक की छाया पर, और चंद्रालोक की ही प्रणाली का इसमें अनुसरण किया गया है। इसमें एक ही श्लोक के भीतर लक्षण उदाहरण है, जैसे चंद्रालोक में, उसी प्रकार भाषा भूषण में भी उन्होंने एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों रखे हैं। जबकि अन्य रीतिकालीन कवियों ने पहले लक्षण लिखा है और फिर उसका उदाहरण लिखा है। इससे विद्यार्थियों को अलंकार कंठ करने में बड़ा सुविधा हो गया है और भाषा भूषण हिंदी काव्य रीति के अभ्यासियों के बीच वैसा ही सर्वप्रिय हुआ जैसा संस्कृत के विद्यार्थियों के बीच चंद्रालोक। भाषा भूषण बहुत ही छोटा सा ग्रंथ है, परंतु बिल्कुल चंद्रालोक की रीति पर लिखा गया है। जैसे उसमें एक ही श्लोक में लक्षण और उदाहरण दोनों हैं, उसी प्रकार इसमें भी एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि रीतिकालीन कौन से ग्रंथ में एक ही दोहे में, कौन से लक्षण ग्रंथ में एक ही दोहे में लक्षण और उदाहरण दोनों दिए गए हैं? तो वो भाषा भूषण है। तो ये भाषा भूषण इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। भाषा भूषण के अतिरिक्त जो और ग्रंथ इन्होंने लिखा है वे तत्व ज्ञान संबंधी हैं, जैसे अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। इसके अतिरिक्त जसवंत सिंह के भाषा भूषण के अतिरिक्त इतने ग्रंथ हैं, एक अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय नाटक। ये सब ग्रंथ भी पद्य में ही हैं, जिनसे पद्य रचना की पूरी निपुणता प्रकट होती है। ये सारे ग्रंथ हैं पद्य में ही हैं और इनसे इनकी पद्य रचना में जो निपुणता थी उसका पता चलता है। पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। पर साहित्य में जहाँ तक संबंध है, साहित्य में आने का, ये आचार्य या शिक्षक के रूप में ही सामने आते हैं। अलंकार निपुणता की इनकी पद्धति का परिचय कराने के लिए भाषा भूषण के दोहे नीचे दिए जाते हैं। अभी इनकी अलंकार निपुणता को दिखाने के लिए और इनकी पद्धति का, इनकी रीति जो इन्होंने अपनाई है उसका परिचय देने के लिए यहाँ पर भाषा भूषण के दोहे आचार्य शुक्ल ने उद्धृत किए हैं। अत्युक्ति, यहाँ पर अत्युक्ति अलंकार का उदाहरण और लक्षण दिया है। अलंकार अत्युक्ति वर्णत अतिशय रूप, आचक तेरे दानते भय कल्पतरु। अत्युक्ति अलंकार में अतिशयता का वर्णन होता है, अतिशयता किसी चीज़ की होती है। तो यहाँ पर दिया है वर्णत अतिशय रूप, अतिशय जो किसी चीज़ का वर्णन हो जाता है वहाँ पर अत्युक्ति अलंकार होता है। याचक तेरे दानते, तुम्हारे दान से याचक जो थे वो भी राजा हो गए। भय कल्पतरु भू, इस तरह से इन्होंने अत्युक्ति का यहाँ पर उदाहरण और लक्षण एक ही दोहे में दिया है। और इसी प्रकार यहाँ पर पररसता पन्नुति का उदाहरण और लक्षण दिया है। पररस्त जो गुण एक को और विषय आरोप होए सुधाधर नाई है बदन सुधाधर ओ, करके यहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान को प्रतिष्ठित किया जाता है और विषय का आरोप किया जाता है, तो वो यहाँ पर अपन्नुति अलंकार होता है। तो उसी का यहाँ पर लक्षण कि और विषय का उपमेय को हटाकर उपमान की प्रतिष्ठा की जाती है, उपमान को का आरोप किया जाता है,
तो वहाँ पर अपन्नुति अलंकार होता है। होय सुधाधर नाई, ये चंद्रमा नहीं है। वदन सुधाधर ओप, ये चंद्रमा नहीं है, बल्कि मुख की आभा, बदन की आभा ही चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर उपमेय का निषेध करके उपमान को ही प्रतिष्ठित किया गया है। तो यहाँ पर इन्होंने अपन्नुति के अलंकार और लक्षण एक ही दोहे में दिए हैं। ये दोहे चंद्रालोक के इन श्लोकों की स्पष्ट छाया है। अब ये दोहे जो हैं इन्होंने चंद्रालोक के आधार पर रचना की है, तो इसी प्रकार के श्लोक चंद्रालोक में भी मिलते हैं। अत्युक्तिरद्भुतात् तथ्य शौर्यो दार्यादिवर्णनम त्वयि दातः राजेंद्र याचका कल्पशाखिना परस्ता अपन्नुनिरत्र धर्म मात्रम निषिद्धते नायम सुधांशु किम तरहि सुधांशु प्रेयसी मुखम। तो इन्हीं श्लोक की ये इन दोहों में छाया है। ये अत्युक्त के लिए और ये परस्ता अपन्नुति के लिए। भाषा भूषण पर पीछे 3 टीकाएं रची गईं। अलंकार रत्नाकर नाम की टीका जिसे वंशीधर ने 1792 में बनाया, दूसरी टीका प्रताप शाही ने और तीसरी गुलाब कवि की भूषण चंद्रिका। तो यहाँ से भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा भूषण की कितनी टीकाएं रची गईं। तो भाषा भूषण की 3 टीकाएं रची गईं, जिसमें से वंशीधर ने एक टीका लिखी, एक प्रताप शाही ने और एक गुलाब कवि ने। तो अलंकार रत्नाकर वंशीधर द्वारा लिखित टीका है जो कि 1792 में लिखी गई, दूसरी प्रताप शाही ने लिखी और गुलाब कवि की टीका का नाम है भूषण चंद्रिका। तो ये जानकारी हुई महाराजा जसवंत सिंह के विषय में। अब यहाँ पर बिहारी लाल हैं, तो इनको कवर करेंगे, इनका पूरा एक वीडियो बनेगा, तो इनको अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए हम 1-2 कवि और देख लेते हैं जिनका विषय में कम जानकारी दी हुई। अब देखते हैं मंडन कवि को। ये जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे और संवत 1716 में राजा मंगत सिंह के दरबार में वर्तमान थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? जैतपुर बुंदेलखंड के। और संवत 1716 में ये राजा मंगत सिंह के दरबार में मौजूद थे। इनके फुटकल कवित्त सवैये बहुत सुने जाते हैं, पर कोई ग्रंथ अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। इनके फुटकल कवित्त सवैये मिलते हैं, पर कोई ग्रंथ अभी तक नहीं मिला। पुस्तकों की खोज में इनके 5 ग्रंथों का पता लगा है। एक रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह, नैन पचासा। तो ये इन ग्रंथों को आप ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि मंडन के लिखे कितने ग्रंथ मिलते हैं। इनकी पुस्तकों की खोज जब हुई तो इनके 5 ग्रंथों का पता लगा, रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी, जानकी जू को ब्याह और नैन पचासा। तो इसमें प्रथम 2 रस विलास और रस रत्नावली प्रथम 2 रस निरूपण ग्रंथ हैं, जैसा कि इनके शीर्षक से पता चलता है कि रस निरूपण पर हैं। ये उनके नामों से ही प्रकट होता है। संग्रह ग्रंथों में इनके कवित्त सवैये बराबर मिलते हैं। जय जय सुखद दुखद अब तेते कवि मंडन बिछुरत जदुपत्ति, ये पद भी इनका मिलता है। ये कहीं कहीं से छुपी हुई लाइनें पूछ दी जाती हैं, तो इस पद को भी आप ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिएगा कि ये पंक्ति के रूप में पूछा जा सकता है कि ये पंक्ति किसकी है। जय जय सुखद दुखद अब तेते कवि मंडन बिछुरत जदुपत्ति, ये पद भी इनका मिलता है। इससे जान पड़ता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। इससे पता चलता है कि कुछ पद भी इन्होंने रचे थे। जो पद इनके मिलते हैं उनसे ये बड़ी सरस कल्पना के भावुक कवि जान पड़ते हैं, और पदों से जब पता चलता है कि इनकी कल्पना बड़ी सरस थी और ये बहुत ही भावुक हृदय के कवि थे। इनकी बड़ी ही स्वाभाविक चलती और व्यंजनापूर्ण होती थी, उसमें और कवियों का सा शब्दाडंबर नहीं दिखाई पड़ता। ये सवैया देखिए, इनकी भाषा बहुत ही स्वाभाविक और व्यंजनापूर्ण होती थी, उसमें शब्दाडंबर नहीं था, दिखावा नहीं था शब्दों का, बाहरी शब्द उसमें दिखावे के लिए नहीं भरे गए थे। ये सवैया देखिए। अब इनका ये एक सवैया यहाँ पर उद्धृत किया है आचार्य शुक्ल ने। अलिहो तो गई जमुना को सो कहा कहो वीर विपत्ति परी, गहराय के कारी घटा उनई इतने में गागर शीस धरी, रपट्यो पग घाट चढ़्यो न गयो कवि मंडन है कि बिहाल गिरी, चिरजीवह नंद के बारो अरी गही बाह गरीब ने ठाड़ी करी। तो इस प्रकार ये मंडन कवि की पंक्ति है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अब आइए देखते हैं राम कवि को। शिवसिंह सरोज में इनका जन्म संवत 1703 लिखा है और कहा गया है कि इनके कवित्त कालिदास के हजारा में हैं। कालिदास की जो कालिदास हजारा है उसमें इनके
कवित्व मिलते हैं। इनका नायिका भेद का एक ग्रंथ श्रृंगार सौरभ है, जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। खोज में एक हनुमान नाटक भी इनका पाया गया है। शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल संवत 1730 है और शिव सिंह सरोज के अनुसार ये इनका कविता काल दिया है और इनका जन्म भी शिव सिंह सरोज के अनुसार ही 1703 संवत लिखा है। इनका एक कवित्व नीचे दिया जाता है। अब इनका एक ग्रंथ है जो कि नायिका भेद का ग्रंथ है, श्रृंगार सौरभ। इनका जन्म 1703। इनका लिखा हुआ एक ग्रंथ जो कि नायिका भेद ग्रंथ है, श्रृंगार सौरभ मिलता है और शिव सिंह के अनुसार इनका कविता काल 1730 संवत रहा है, माना जा सकता है। और इनका एक खोज में ग्रंथ और मिला है जिसका नाम है हनुमान नाटक। अब आइए इनकी पंक्तियां देखते हैं। उमड़ी घुमड़ी घन छोड़त अखंड धार, चंचला उठत तामे तरज तरज कै, बरही पपीहा भेक पिक खक टेरत हैं, धुनि सुनि प्राण उठे लरजी लरजी कै, कहे कवि राम लखि चमक खदोतन की पीतम को रही मैं तो बरजी बरजी कै, लागे तन तावत बिना रिमन भावन के, सावन तुवन आयो गरजी गरजी कै। ये राम कवि की पंक्तियां हैं। अब आइए नेवाज कवि को देखते हैं। ये अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे। अब नेवाज कवि कौन थे? अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे। संवत 1737 के लगभग वर्तमान थे और इनका समय संवत 1737 था। ऐसा प्रसिद्ध है कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल के यहाँ ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे। ये पन्ना नरेश छत्रसाल के यहाँ किसी भगवत कवि, एक कवि थे जिनका नाम था भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त किए गए हुए थे, जिस पर भगवत कवि ने फप्ती छोड़ी थी। इन पर फप्ती कसते हुए, व्यंग्य करते हुए उन्होंने ये कहा था भगवत कवि ने, भली आज कल करत हो छत्रसाल महाराज, जहाँ भगवत गीता पढ़ी तहाँ कवि पढ़त नेवाज। ये इन्होंने व्यंग्य किया था नेवाज कवि पर भगवत कवि ने। शिव सिंह ने नेवाज जन्म संवत 1739 लिखा है। नेवाज का जन्म शिव सिंह सरोज में 1739 लिखा है, जो ठीक नहीं जान पड़ता क्योंकि इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 है। दो और नेवाज कवि हुए हैं जिनमें एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। इनके अतिरिक्त दो और नेवाज कवि हुए हैं जिनमें के एक भगवंत राय खींची के यहाँ थे। प्रस्तुत नेवाज जिनकी हम बात कर रहे हैं का औरंगजेब के पुत्र आजम शाह के यहाँ रहना भी पाया जाता है। इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान, दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में लिखा। इनके फुटकल कवित्व बहुत स्थानों पर संग्रहित मिलते हैं जिनमें इनकी काव्य कुशलता और सहृदयता टपकती है। इनके फुटकल कवित्वों से भाषा इनकी बहुत परिमार्जित, व्यवस्थित और भावोपयुक्त है। उसमें भर्ती के शब्द और वाक्य बहुत ही कम मिलते हैं, भर्ती के अर्थात फालतू के। इनके अच्छे श्रृंगारी कवि होने में संदेह नहीं। संयोग श्रृंगार के वर्णन की प्रवृत्ति इनकी विशेष जान पड़ती है। ये संयोग श्रृंगार के वर्णन में कुशल थे, जिसमें कहीं कहीं ये अश्लीलता की सीमा के भीतर जा पड़ते हैं। दो सवैये इनके उद्धृत किए जाते हैं। अब इनके दो सवैये यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने उद्धृत किए हैं। देख हमें सब आपस में जो कछु मन भावै सोई कहती हैं, ये घराए लुगाए सबे निसदेव से निवाज हमें दहती हैं। बातें चवाओ भरी सुनिके रिस आवति पै चुप है रहती हैं, कान पियारे तिहारे लिए सिगरे बिच को हंसिबो सहती हैं। आगे तो कीन्ही लगा लगी लोयन, कैसे छिपे अजहूँ जो छिपावत, तू अनुराग को शोध कियो ब्रज की बनिता सभियों ठहरावत। कौन संकोच रह्यो है नेवाज, जो तू तरसे उन्हूँ तरसावती, बावरी जो पे कलंक लग्यो तो निशंक हो क्यों नहीं अंक लगावती। ये इनकी पंक्ति प्रसिद्ध है और पूछी भी जा चुकी है। तो ये नवाज कवि की पंक्तियां भी ध्यान रखिएगा, खास तौर से ये। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में बिहारी राग को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को तक भी ये जानकारी शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।